नमस्कार, स्वागत है बिहार चुनाव के इस विश्लेषण में, जहां हम देखेंगे बिहार चुनाव का असली सच। सामान्य तौर पर बिहार का चुनाव हमेशा जातिगत समीकरणों के आधार पर बटा हुआ रहा है। पारंपरिक पार्टियां उसी आधार पर वोट मांगती थी और वोट मिलते भी थे। लेकिन इस बार की कहानी बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार परंपरागत राजनीति मायने नहीं रख रही। लोग अब अपनी जाति से नहीं, अपनी जरूरत से सोच रहे हैं। और बिहार के ये 3 सच उसी हकीकत को सामने लाते हैं। बिहार की ये 3 सच्चाई जिसको लेकर बीजेपी के भीतर भी हलचल है और चुनाव प्रचार करने वालों में भी एक तरह की असमंजस की स्थिति है। तो इस बार बिहार चुनाव का पहला सच तो यह है कि बिहार अब भी एक ग्रामीण राज्य है। यहाँ की करीब 82% आबादी गाँव में रहती है और सिर्फ 18% लोग ही शहरों के माहौल में जीते हैं। और दूसरा सच ये है कि बिहार मोबाइल उपयोग के मामले में देश के शीर्ष 3 राज्यों में से एक है। यानी गांव-गांव तक मोबाइल ने लोगों को जानकारियां पहुंचा दी है। लोग अब सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, जानते भी हैं। और तीसरा सच है, जातीय राजनीति और मंडल की पुरानी धारा अब टूट रही है। नई सोच उभर रही है जो नौकरी और रोजगार पर केंद्रित है। तो फिर असली मुद्दा क्या है? अब सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में भी जाति समीकरण काम करेंगे या फिर हर तबका अब एक ही बात सोच रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में अब नीतीश कुमार का जिक्र बार बार आता है, लेकिन इससे बिहार की जमीन पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोग अब यह नहीं देख रहे कि कौन बोलेगा, बल्कि यह देख रहे हैं कि कौन नौकरी देगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का जो नारा दिया है, उसने जातीय दीवारों को हिला दिया है। यह नारा अब दलित से लेकर सवर्ण तक हर वर्ग में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में इस वक्त लगभग 80 लाख सरकारी पद खाली हैं। यानी यह सिर्फ एक नारा ही नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। गांव में घूमिए तो क्या बुजुर्ग महिलाएं, क्या बेरोजगार युवा, सबके मन में एक ही सवाल है, क्या नौकरी मिलेगी? लोग अब 5 किलो अनाज या लाखों करोड़ों की योजनाओं से प्रभावित नहीं हैं। किसान सम्मान निधि हो, मुद्रा योजना, इन सब के बावजूद भी बिहार के वोटरों में असली सवाल वही है, रोजगार कहाँ है? मंडल की राजनीति ने एक दौर में पिछड़ों को सत्ता का आधार दिया था। कमंडल की राजनीति ने हिंदुत्व को चेहरा दिया था। लेकिन अब इन दोनों से आगे बढ़कर बिहार एक नई मांग कर रहा है और वो है स्थायी नौकरी और आर्थिक स्थिरता। हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, यही इस चुनाव का नारा है। यानी इस बार जाति नहीं, नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। मोबाइल के जरिए अब हर घर में राजनीति पहुंच चुकी है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं। हर युवा जानता है कि बिहार के 100 में से सिर्फ 25 को ही रोजगार मिलता है। बाकी 75% को प्रवासी मजदूर बनकर राज्य छोड़ना पड़ता है। और यही कारण है कि लोग अब विकास या भ्रष्टाचार नहीं, नौकरी की बात कर रहे हैं। इन सब हालातों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के लिए, अब मुश्किल यह है कि वो क्या कहें। छठ का जिक्र करें, जंगल राज की बात करें, जिसे अब लोग सुन तो रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि अब हर कोई जानता है कि 2010 का बिहार और 2025 का बिहार 2 अलग अलग कहानियां हैं। महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाएं, राशन, सब के बावजूद भी बिहार के युवाओं में नौकरी का सवाल वही अटका हुआ है। तो 2025 का चुनाव 3 स्पष्ट बातों से तय होगा। पहला तो ये कि जाति छोड़िए, नौकरी दीजिए, और दूसरा रोजगार की गारंटी चाहिए, और तीसरा है अब मतदाता सच देख और समझ रहा है। इस बार बिहार में मुसलमान वोट बैंक भी पारंपरिक पैटर्न से हट रहा है। नीतीश, मांझी, चिराग या कुशवाहा, कोई भी हो सकता है उसका विकल्प, क्योंकि अब सवाल धर्म या जाति का नहीं है, नौकरी का है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में अब सबसे बड़ी चुनौती यही है। हर भाषण में नीतीश कुमार का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री हैं। और अमित शाह भी साफ कह चुके हैं, हम नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। और अब सवाल यह है कि जनता किसकी अगुवाई में रोजगार पाएगी। 2 बड़े संदेश इस चुनाव ने साफ कर दिए हैं। पहला यह, बिहार चुनाव
किसी भी पुराने चुनाव जैसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा लाभ जन स्वराज पार्टी को मिल रहा है। दूसरा, यह चुनाव जाति से हटकर नौकरी पर केंद्रित हो गया है और इसी का फायदा तेजस्वी यादव और जन स्वराज दोनों को मिलेगा। और तीसरा है, अब कोई प्रवासी मजदूर बनना नहीं चाहता, क्योंकि बिहार की जनता अब यह चाहती है कि वह घर छोड़े बिना बिहार में ही काम करे। सच में बिहार के ग्रामीण हिस्सों में आज जो सोच पल रही है वह बदलाव की है, वह स्थायित्व की है, वह परिवार के हित की है और वह चाहती है कि अब सब कुछ इसी दौर में बदल जाए, क्योंकि इंतजार अब नहीं। कौन देगा यह भरोसा, इसी पर तय होगा बिहार के वोटरों का भविष्य। कहते हैं जब परिस्थितियां टफ हो तो एक स्ट्रेटजी का पार्ट हमेशा होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को कंफ्यूज कर दो, यानी कि उसके दिमाग में दुविधा पैदा कर दो ताकि आपको उसका फायदा मिल जाए। यानी राजनीति में यही रणनीति है। अब जरा सोचिए इसका असर कितना गहरा होगा। और ठीक यही हो रहा है बिहार में। यहाँ मुकाबला किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी से नहीं, बल्कि एनडीए बनाम महागठबंधन का है। एक तरफ 6-7 दलों वाला एनडीए और दूसरी तरफ 4-5 दलों वाला महागठबंधन। ऐसे में सबसे असरदार क्या होगी? सरल है, गठबंधन में दरार डालो। और दरार डालने का सबसे आसान तरीका किसी एक पार्टी के दिमाग में शक पैदा कर दो। यही कर रहा है महागठबंधन, खासकर एनडीए और नीतीश कुमार को लेकर। ध्यान से देखिएगा, राहुल गांधी की लाइनों पर गौर करिएगा। दिल्ली से जब भी कांग्रेस के बड़े नेता बिहार पहुंचते हैं, राहुल गांधी हो या इमरान प्रतापगढ़ी, वो मोदी सरकार पर हमला करते हैं, नीतीश पर थोड़ा कम। लेकिन एक लाइन जरूर बोलते हैं कि अगर एनडीए जीता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी तो साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है, रिमोट तो बीजेपी और आरएसएस के हाथ में है। जो बटन दबाएंगे नरेंद्र मोदी, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो बुलवाना होगा बुलवा देंगे, जो करवाना होगा करवा देंगे। अब ये बात अगर राहुल गांधी कहें तो समझ में आती है, लेकिन यही बात जब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता बार बार दोहराते हैं तो यह एक सोची समझी रणनीति लगती है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि देखिए, जिसे हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, बीजेपी उसे मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देगी। इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और अब बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देगी। अब जरा इन बातों का असर देखिए। जेडीयू में बेचैनी फैल रही है। सूत्र बताते हैं जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच दुविधा और शक बढ़ गया है। महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री के नाम भी घोषित कर दिए। लेकिन उधर बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार का नाम स्पष्ट रूप से घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी के छोटे नेताओं से कहलवाया है हमारा चेहरा तो नीतीश ही होंगे, लेकिन जनता जानती है बीजेपी में वही होता है जो मोदी शाह तय करते हैं। जब तक मोदी शाह खुद नहीं कहते कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, तब तक किसी को यकीन नहीं होगा। नीतीश कुमार भी यह बात समझते हैं। उन्होंने पहले दबाव बनाया कि नाम का ऐलान हो, लेकिन बीजेपी ने समझाया हमारी स्ट्रेटजी यही है, चेहरा घोषित नहीं करते, बस संकेत देते हैं। अमित शाह ने भी एक बार कहा था न दिल्ली में पीएम की कुर्सी खाली है और न बिहार में सीएम की। लेकिन यह इशारा अब नीतीश और जेडीयू को स्पष्ट भरोसा नहीं दे रहा। अब ऐसे में जब महागठबंधन लगातार ये परसेप्शन फैला रहा है कि बीजेपी जीत भी जाए तो नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, तो यह बात जेडीयू कार्यकर्ताओं के मन में असली डर बन रही है और नीतीश कुमार तक भी। अब कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश खुद बीजेपी से दोबारा स्पष्ट ऐलान की मांग करेंगे। कम से कम घोषणा पत्र के वक्त उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन यही तो दुविधा है, अगर बीजेपी नीतीश को खुलकर घोषित करती है तो अपने भविष्य की चाल खो देती है, अगर नहीं करती तो जेडीयू के वोटर शक में पड़ जाते हैं। और यही तो कन्फ्यूजन है जो महागठबंधन ने खेली है। वहीं अब जरा मोदी जी के हाल के भाषणों को देखिए। 70 से 80% हिस्सा कांग्रेस और आरजेडी की आलोचनाओं पर होता है, बाकी अपने विकास बखान पर। नीतीश का जिक्र बहुत कम, डबल इंजन सरकार कहकर बात टाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो यह दरवाजा खुला रखना चाहते हैं कि चुनाव बाद चेहरा बदल भी सकता है। महागठबंधन इस पर लगातार आग में घी डाल रहा है। वे नीतीश के सामने उदाहरण रखते हैं एकनाथ शिंदे का,
याद दिला रहे हैं कि कैसे चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। यानी साफ संदेश, बीजेपी भरोसे के काबिल नहीं। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी इस जाल में फंस रही है या नीतीश खुद अपने शक के घेरे में आ गए हैं? और अब आते हैं मोदी जी के हाल के भाषणों पर। वो कहते हैं, आपका यह बेटा छठी मैया का सम्मान पूरी दुनिया में कर रहा है और कांग्रेस आरजेडी छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। अब बात चाहे जो हो, सवाल सिर्फ एक है कि 75 साल का इंसान किसका बेटा अपने आप को कह रहा है? 75 साल में तो इस देश में अक्सर पोते पोतियों की भी औलादे हो जाती है। सोचिएगा जरूर, और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। बहरहाल बिहार चुनाव की एक नई पटकथा भी सामने आ रही है। बिहार में मुख्यमंत्री की बात तो दूर, बीजेपी अब नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करने से भी बच रही है, जबकि नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया था अगर प्रधानमंत्री उनके नाम का ऐलान नहीं करेंगे तो वे मंच साझा नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। मुजफ्फरपुर और छपरा की सभाओं में नरेंद्र मोदी बोले जंगल राज, अपहरण कांड, 24 साल पुराने किस्से, लेकिन नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री तक नीतीश कुमार का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? दरअसल बिहार का चुनाव अब दिल्ली या नागपुर से तय नहीं हो रहा, यह अब सीट टू सीट, गांव टू गांव की लड़ाई है। हर 5 किलोमीटर पर मुद्दा बदल रहा है, कहीं बेरोजगारी, कहीं महंगाई, कहीं अग्निवीर, और बीजेपी इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। चुनावी हिंदुत्व की हवा ठंडी पड़ गई है, सुरक्षित सीटों पर भी बीजेपी हिल चुकी है। वहीं प्रशांत किशोर ने मुद्दा तो बना दिया है, लेकिन विचारधारा रहित राजनीति में वो जनता को खींच नहीं पाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों नीतीश कुमार पर खुलकर हमला करने से बच रहे हैं। अब बिहार की जनता के सामने प्रश्न है, किस पर भरोसा करें? सबने सत्ता का सुख लिया है, बीजेपी भी, जेडीयू भी, आरजेडी भी और कांग्रेस भी। जनता कह रही है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन सब वही है, तो फिर बदले क्या? इस उदासीनता और विकल्पहीनता में सबसे बड़े फायदे में दिख रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जनता अब कहने लगी है इससे तो नीतीश कुमार ही ठीक हैं। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि बिहार की राजनीति एक बार फिर पलटी के चौराहे पर खड़ी है। अब देखिए नीतीश कुमार जाते किस ओर हैं, और क्या वाकई इंडिया गठबंधन के साथ किसी नई डील की तैयारियां चल रही है? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण और बिहार चुनाव की राजनीतिक हलचल वाली कहानियों पर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक तो जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।